Assalamualaikum. Welcome to Star Center, Pakistan Studies, English Medium, Chapter number 2, The Making of Pakistan, page number 23. Two terms commonly used with reference to the British rule in India deserve special consideration: colonialism and imperialism. Colony is a country or area ruled by another country. The practice of occupying their countries for rule is called कॉलोनिज़म। पेज नंबर 23 है मेरे पास और हम लोग सबसे लास्ट पैराग्राफ पढ़े हैं पेज नंबर 23 का। यहाँ तक मैंने छोड़ा था। हिंदुस्तान में बरतानवी हुकूमत का जिक्र करते हुए दो इस्लाहात बहुत कसरत से इस्तेमाल की जाती हैं, नौबादियत और इस्तेमार। नौबादी ऐसी रियासत को कहते हैं जो एक ताकतवर मुल्क किसी दूसरी कौम के इलाके पर कब्जा करके कायम करता है, जबकि इस्तेमार एक ऐसी हुकूमत को कहा जाता है जो किसी मुल्क के लोगों पर किसी दूसरे मुल्क के लोगों की तरफ से उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मुसल्लित कर दी जाती है। ठीक है, यानी कि कॉलोनिज़म और इम्पीरियलिज़म को ये डिफ़ाइन कर रहे हैं यहाँ पे ना। ये बात हम सब लोग जानते हैं अच्छे तरीके से कि अंग्रेज़ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बहरी जो जहाज़ हैं और बहरी बेड़े हैं और समुंदर दरियाओं के रास्ते इस इंडिया में दाखिल हुए थे और वो उन्होंने आके अपनी कॉलोनीज़ बनानी शुरू कर दी थी और उनका मकसद था आहिस्ता आहिस्ता बरे सग़ीर पर कब्ज़ा करना और फिर बाद में वो इसमें कामयाब भी हो गए। तो ये जो सिस्टम था ना उनका, जिसके तहत उन्होंने एक मखसूस इलाका अपने कब्ज़े में कर लिया था, उसको कॉलोनिज़म कहते हैं। ठीक है, और कॉलोनी वो एरिया है जिस पर वो अपने मुल्क का तसल्लुत आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर कायम किया, यानी हिंदुस्तान के वो एरिया जहाँ पर उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बनानी शुरू की और आके रहना और आबाद होना शुरू किया। The policy of extending the rule of a country over other countries is called imperialism. और फिर वो पॉलिसी जो कि अपनी इस हुकूमत को बढ़ाकर मुकम्मल तौर पे दूसरे मुल्क पर कब्ज़ा कर लेना जो होता है ना, उसको इम्पीरियलिज़म कहते हैं। ठीक है, इसको उर्दू में इस्तेमार। ठीक है, तो इस्तेमार ऐसी हुकूमत को कहा जाता है जो किसी मुल्क के लोगों पर किसी दूसरे मुल्क के लोगों की तरफ से उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मुसल्लित कर दी जाती है, यानी कि वो खुश ना हों, ठीक है, और पसंद नहीं भी कर रहे हों, तब भी कोई आके ज़बरदस्ती उनके मुल्क में हुकूमत शुरू कर दे, तो इस सिस्टम को इम्पीरियलिज़म कहते हैं। सिंस द पीपल ऑफ कॉलोनाइज्ड कंट्रीज नेवर एक्सेप्ट फॉरेन ऑक्यूपेशन विलिंगली, रज़ामंदी को कहते हैं विलिंगली। ठीक है, और फॉरेन ऑक्यूपेशन से मुराद है गैर मुल्की कब्ज़ा। ठीक है, और कॉलोनी कहते हैं, कॉलोनिज़म कहते हैं नौबादियत को। ठीक है, द कॉलोनाइजिंग और इम्पीरियल पावर्स, ठीक है, नौबादियाती और इस्तेमारी जो ताकतें थी, हैव टू अप्लाई ब्रूटल फोर्स टू सबड्यू द कॉलोनाइज्ड पीपल। इस बात का मतलब ये है कि जो ऐसा मुल्क यानी कि जो कि हिंदुस्तान जैसे कि विक्टिम था, तो वहाँ के लोग जो जिनके मुल्क को नए कॉलोनीज़ बनाकर वहाँ पर कब्ज़ा किया जा रहा होता है, वो इस चीज़ को से नफ़रत करते हैं और इस चीज़ को पसंद नहीं करते और फिर वो इसके ख़िलाफ़ एहतजाज बुलंद करते हैं। ठीक है, इस फॉरेन रूल के ख़िलाफ़ द ruthless force applied for the suppression of the resistance turns the colonial system into imperialism। और फिर जब वो कॉलोनी सिस्टम वाले जो हैं, जब वो अपना सिस्टम नहीं चला पाते और ज़बरदस्ती मुसल्लित करते हैं, तो वो ज़बरदस्ती और जबर जो होता है ना, वो इम्पीरियलिज़म कहलाता है। ठीक है, द ब्रिटिश colonizers applied all imperialistic tactics in the governance of India. Once the richest country of the world and referred to as the gold sparrow। ठीक है, सोने की चिड़िया। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? हिंदुस्तान के बारे में। तो वो फिर वो ये कहने की कोशिश करें यहाँ पे कि हिंदुस्तान जो है ना, वो बहुत अमीर कबीर मुल्क हुआ करता था किसी ज़माने में, बहुत दौलत थी यहाँ पे और इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था पूरी दुनिया में। ठीक है, वंस द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड रेफर टू एज द गोल्ड स्पैरो वॉज प्लंडर्ड कॉन्टीन्यूसली फॉर अ पीरियड ऑफ 300 years बाय द ब्रिटिश। अब ये जो लफ्ज़ है ना प्लंडर्ड, इसका मतलब होता है इस्तेसाल। ठीक है, यानी इस बात से मुराद ये हुई कि हिंदुस्तान में बरतानिया ने ना अपना नौबादियाती निज़ाम कायम करने के लिए ना
इस्तेमारी सिस्टम इस्तेमाल किया, यानी कि जुल्म व जबर का सिस्टम, क्योंकि हिंदुस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क था और इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था और अंग्रेज़ों ने 300 साल तक इस मुल्क का इस्तेसाल किया। द ब्रिटिश आर्मी बैंक्ड ऑन इंडिया फॉर द बेस्ट लॉट ऑफ इट्स सोल्जर्स। ब्रिटिश प्रॉफिट्स फ्रॉम इंडिया वर सो exorbitant that the British wanted to, अब हम आ जाएंगे पेज नंबर 24 पे, stay for the longest possible time in this land। इस सारी बात का मतलब ये है कि ये जैसे हम पढ़े थे, द ब्रिटिश आर्मी बैंक्ड ऑन इंडिया फॉर द बेस्ट लॉट ऑफ इट्स सोल्जर्स, तो इस बात से मुराद ये है कि बरतानवी हुकूमत ने यहाँ से बेहतरीन सोल्जर्स यानी कि सिपाही हासिल किए, ठीक है, अपनी फ़ौज के लिए। ब्रिटिश प्रॉफिट फ्रॉम इंडिया वर सो एक्सॉर्बिटेंट दैट द, अच्छा, बरतानवियों ने अपने इंडिया से मफादात हासिल करने के लिए, ठीक है, सियासी और मुआशी तौर पर स्ट्रॉन्ग होने के लिए क्या किया कि ब्रिटिश वांटेड टू स्टे फॉर अ लॉन्ग, वो बहुत लंबा अरसा यहाँ पर रहना चाहते थे फ़ायदे उठाने के लिए इस सरज़मीन से, ठीक है। फिर आ जाएगा फॉर दिस पर्पज़ दे यूज्ड, मैं हूँ पेज नंबर 24 पे, ठीक है। फॉर दिस पर्पज़ दे यूज्ड मैनी टैक्टिक्स, दे अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, ठीक है। इस मकसद के लिए उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ और बहुत सारी ट्रिक्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराई, जिनमें डिवाइड एंड रूल यानी इनके टुकड़े टुकड़े करो और इन पे हुकूमत करो, ठीक है। टू वेकन द हिंदू मुस्लिम यूनिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम दे प्लेड अप वन कम्युनिटी अगेंस्ट द अदर बाय अश्योरिंग द वन देयर सपोर्ट एंड बैकिंग। अपने मफादात और मकासद को हासिल करने के लिए उन्होंने कभी हिंदुओं को भड़काया और कभी मुसलमानों को भड़काया एक दूसरे के ख़िलाफ़, और उनको लालच दी, सपोर्ट की और बैकिंग की। बैकिंग से मुराद यानी कि हम आपकी पुश्त पनाही पर हैं, हम आपकी मदद करेंगे, आप आपस में लड़ें, ठीक है। इन द फॉलोइंग पैसेजेस वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पीरियल ब्रिटिश इंडियन पॉलिसी अंडर डिफरेंट हेड्स। बरतानिया की नौबादियाती हुकूमत के अज़ाइम और मकासद का जायज़ा लेने के बाद हमारे लिए इसकी हिकमत अमली के मुख्तलिफ पहलुओं को समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता। गवर्नमेंट आ जाता है, द ब्रिटिश डिप्राइव द मुस्लिम्स टू देयर कंट्रीज ओल्ड अथॉरिटी बाय मीन्स ऑफ ट्रेचरी एंड कॉन्स्पायरेसी। द ब्रिटिश लेफ्ट दैट द felt that the Muslims would not become this change. They were probably right. On the other hand, there were Hindus who thought the British were their emancipators. The Hindus were the majority community and it was in the best interest of the British to win their support. हम पढ़ें गवर्नमेंट वाला टॉपिक और पेज नंबर है 24। यहाँ पे डिप्राइव्ड है, डिप्राइव्ड का मतलब होता है महरूम होना, ठीक है। अथॉरिटी कहते हैं ताकत को, और फिर यहाँ पे लफ्ज़ है ट्रेचरी, इसका मतलब है गद्दारी। फिर है कॉन्स्पायरेसी, साजिश, ठीक है। फिर इसमें आपका एक और लफ्ज़ आ जाता है इमेंसिपेटर्स, ये होते हैं हिमायती, आज़ाद कराने वाले, आज़ादी देने वाले या फिर छुड़ाने वाले, ठीक है। तो अब इसको हम करते हैं, गवर्नमेंट को इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। द ब्रिटिश डिप्राइव द मुस्लिम्स ऑफ देयर कंट्रीज ओल्ड अथॉरिटी बाय मीन्स ऑफ ट्रेचरी एंड कॉन्स्पायरेसी, यानी कि बरतानवियों ने मुसलमानों को उनकी हुकूमत से महरूम किया था गद्दारी और साजिशों के ज़रिए। और द ब्रिटिश फेल्ट, बरतानवी महसूस करते थे दैट द मुस्लिम वुड नॉट बिकम देयर चेंज, दिस चेंज, यानी कि नई हुकूमत को, बरतानवी हुकूमत को मुसलमान नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये बात बरतानवियों को बहुत अच्छे तरीके से पता थी। दे वर प्रोबेबली राइट, और वो बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मुसलमानों से उन्होंने हुकूमत छीनी है, तो इस वजह से मुसलमान उनके अंडर आसानी से नहीं आएंगे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देयर वर हिंदूज़, हिंदू थे, हु थॉट, जो कि सोचते थे, द ब्रिटिश वर देयर एमेंसिपेटर्स, कि बरतानवी जो हैं वो उनके आज़ाद कराने वाले हैं या उनकी हिमायत करने वाले हैं या उनकी मदद करने वाले हैं, ठीक है। द हिंदूज़ वर द मेजॉरिटी कम्युनिटी एंड इट वाज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश टू विन देयर सपोर्ट। हिंदू जो थे वो मेजॉरिटी में थे और उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इस चीज़ में कि वो बरतानवी जो चाहते थे कि वो हिंदुओं की सपोर्ट जीत लें, हिंदुओं वाली साइड पर उनकी तरफ से नरमी थी, ठीक है। एजुकेशन, तालीम, द ब्रिटिश rooted up the country's old Muslim education system and replaced it with a system of their own.
बरतानियों ने क्या किया कि रिवायती तालीमी सिस्टम जो कि पहले से हिंदुस्तान में चल रहा था और मुसलमान सदियों से इस पर मतलब के कायम थे, उसे बिल्कुल ही बदल दिया और उसकी जगह उन्होंने अंग्रेज़ी सिस्टम जो है वो मुतारिफ़ करवाया। द न्यू सिस्टम वाज डिज़ाइन विद द पर्पज़ ऑफ प्रोड्यूसिंग क्लर्क्स एंड लो ग्रेड स्टाफ टू वर्क इन द ऑफिसेज ऑफ द गवर्नमेंट। और ये जो नया सिस्टम इन्होंने मुतारिफ़ करवाया था, इसे खुसूसी तौर पर डिज़ाइन किया गया इस मकसद के तहत कि यहाँ पे क्लर्क पैदा हों और लो ग्रेड का स्टाफ पैदा किया जाए जो कि अंग्रेज़ हुकूमत के ऑफिसर्स के अंडर काम करेगा। ठीक है, यानी अफसरान सारे अंग्रेज़ होंगे और उनके अंडर जो लो कैटेगरी का तबका काम करेगा वो सब जो हैं वो मुकामी लोग होंगे। ठीक है, दिस न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज अ स्ट्रॉन्ग टूल फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडिया। और ये नया सिस्टम जो था एजुकेशन का, इसका सबसे बड़ा मकसद था कि बरतानवी कंट्रोल हिंदुस्तान के ऊपर बरतानिया का जो कंट्रोल है उसको ताकत देना। डोर्स ऑफ द गवर्नमेंट सर्विसेज वर ओपन ओनली टू दोज हु हैड गॉन थ्रू द न्यू ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। जो गवर्नमेंट की जो नौकरियां थी, सरकारी नौकरियां, उनके दरवाजे सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए खोले गए थे जो कि बरतानवी एजुकेशन सिस्टम के तहत पढ़कर आए हुए थे। द कंजर्वेटिव मुस्लिम रेजिस्टेड the new western education system. They believed that the modern education system would make the younger generation of the Muslims utterly ignorant of their history and their glorious past. अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो इंतहा पसंद मुसलमान थे, जो कि मजहबी रिवायती मुसलमान थे, उन्होंने क्या किया कि इन्हें आप क़दामत पसंद मुसलमान भी कह सकते हैं कि वो बरतानवी इदारों में तालीम हासिल करना चाहिए। यहाँ पर मुसलमानों का ये ख्याल था कि अगर उनके बच्चे ये यंग जनरेशन की जो है अगर वो मॉडर्न इंग्लिश तालीम हासिल करेगी तो वो अपने मज़हब से दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो कि जिसकी वजह से उनका बहुत ज़्यादा मुसलमानों का नुकसान हुआ और वो हर शोबे में पीछे रह गए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आ जाता है द हिंदूज वेलकम द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। दे ज्वाइन द ब्रिटिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड स्टार्टेड एंटरिंग इनटू द गवर्नमेंट सर्विस इन ग्रेट नंबर्स। हिंदुओं ने वेलकम किया ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को और उन्होंने फटाफट ब्रिटिश एजुकेशन में दाखिले लेके सिस्टम में और पढ़ना शुरू कर दिया और गवर्नमेंट सर्विसेज में बहुत ज़्यादा तादाद में शामिल हो गए। सर सैयद अहमद ख़ान, इनके नाम को हम में से कौन नहीं जानता। ठीक है, यही वो अजीम शख्सियत थे जिन्होंने सबसे पहले तालीम के लिए आवाज़ बुलंद की थी। वॉज अ ग्रेट मुस्लिम लीडर ऑफ द टाइम, उस वक्त के बहुत बड़े लीडर थे। ही फेल्ट द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। सर सैयद अहमद ख़ान को हालात की संगीनी का अंदाज़ा हो गया था। ही वार्नड द मुस्लिम, उन्होंने मुसलमानों को वार्न किया, यानी कि उन्होंने मुसलमानों को समझाया दैट बाय शटिंग द डोर्स ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन ऑन देम, कि वो अपने ऊपर जो तालीम के दरवाज़े बंद करें। द मुस्लिम वुड एज आ नेशन लूज़ देयर पोजीशन इन द फ्यूचर ऑफ इंडिया, तो इंडिया के मुस्तकबिल में मुसलमानों की कोई हैसियत नहीं होगी। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इट दैट ड्यूरिंग द मुस्लिम रूल लिटरेसी रेट इन इंडिया हैड बीन एक्सट्रीमली हाई। इस बात को ध्यान से समझें कि जब मुसलमानों की हुकूमत थी इंडिया पर, यानी कि जो मुग़लों की हुकूमत थी, तो उसमें जो लिटरेसी रेट था वो बहुत ज़्यादा हाई था इंडिया में। तो इन द ब्रिटिश पीरियड, जबकि बरतानवी दौरे हुकूमत में, इट ड्रॉप टू अ लेवल विच वॉज टेरिबली लो, तो ये बहुत बुरे तरीके से नीचे गिर गया। ठीक है, पॉलिटिक्स, द ब्रिटिश रिमेंड इन इंडिया नियरली फॉर 3.5 century 1600-1947, यानी बरतानवी हुकूमत जो है वो इंडिया में तकरीबन 3.5 century यानी कि 3.5 सदियों तक रही, यानी 1600 से शुरू होकर 1947 तक इनका ड्यूरेशन था। ड्यूरिंग ऑल दिस पीरियड द हाईएस्ट रिकॉर्डेड नंबर ऑफ द ब्रिटिश nationals present in India was 40,000. The British ruled a vast and populous country with this meager presence in a miracle of history. This was made possible only due to their superb techniques of governance. अंग्रेज़ तकरीबन 350 साल यानी कि 1600 से लेकर 1947 तक हिंदुस्तान में मौजूद रहे। इस तवील अरसे में किसी एक वक्त में हिंदुस्तान में बरतानवी शहरियों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 40,000 रिकॉर्ड की गई। इस कलील तादाद के बावजूद उन्होंने अपनी बेहतर सियासी हिकमत अमली से हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क पर तकरीबन 200 बरस तक हुकूमत की।
यानी कि अंग्रेज़ तादाद में हिंदुस्तानियों के मुकाबले में कुछ भी नहीं थे, लेकिन वो अपने दिमाग इस्तेमाल करते थे। ठीक है, उन्होंने अपनी फ़ौज भी जो तरतीब दी वो वहीं बरे सगीर के ही लोगों को अपनी फ़ौज में भर्ती कर करके उन्हीं से ही अपनी हुकूमत को स्ट्रॉन्ग बनाया। ठीक है, बुनियादी ढांचे की तामीर यानी कि बिल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, द ब्रिटिश रूलर्स पेड ग्रेट अटेंशन टू द बिल्डिंग ऑफ द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। दे गेव इंडिया एन इरीगेशन सिस्टम which is best of its kind in the world। अब यहाँ पर जो अक्ल की बात है वो ये है कि उन्होंने अपनी अक्ल को इस्तेमाल किया और आहिस्ता आहिस्ता काबिज़ हो गए, और वो तादाद में कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं थे। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क था, बहुत अमीर भी था, वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग हुकूमत भी थी, लेकिन उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल किया। और ब्रिटिश जो हुकूमत है इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्होंने ये जो पोर्शन था ना इस पर बहुत ज़्यादा काम किया। ठीक है, ये इनकी एक खूबी थी जो कि इन्होंने इस चीज़ पे हिंदुस्तान में तरक्की पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। द ब्रिटिश रूलर्स पेड ग्रेट अटेंशन टू द बिल्डिंग्स ऑफ द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। ठीक है, दे गेव इंडिया एन इरीगेशन सिस्टम। उन्होंने इंडिया को एक बहुत बेहतरीन नहरी निज़ाम दिया, विच इज़ बेस्ट फॉर इट्स काइंड इन द वर्ल्ड, जो कि दुनिया भर में एक बेहतरीन निज़ाम माना जाता है। और मेटल रोड्स, रेलवेज एंड टेलीग्राफ वर फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम। Printing press, machine, driver industry and mining techniques were introduced in the subcontinent during the British era। ठीक है, अब ये प्रिंटिंग प्रेस यानी कि ये जो छपाई का सारा निज़ाम था। ठीक है, और फिर आप आ जाएँ रेलवेज़ की तरफ, यानी कि ट्रेनें वगैरह जो हैं ये बहुत बेहतरीन सिस्टम इन्होंने इसका जाल बिछाया। ठीक है, सड़कों का इन्होंने जाल बिछाया, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया इन चीज़ पे। माइनिंग कहते हैं कानकुनी को। ठीक है, तो कानकुनी के जदीद तरीक़ों को अंग्रेज़ों ने राइज किया, फिर मशीनी सनतों की बुनियाद रखी, रेलवे पे तवज्जो दी, टेलीग्राफ का जाल बिछाया, प्रेस को रिवाज दिया इन्होंने। ठीक है, इन्होंने इन चीज़ों के ऊपर यानी कि अब इन्होंने तरक्कियाँ क्या क्या करवाई और वो आज तक बहुत सारे सिस्टम उन्हीं के चलाए हुए चल रहे हैं। तो ये जो चीज़ अच्छी होती है उसको मान लेना चाहिए। तो ये इनका सिस्टम बहुत बेहतरीन था, क्योंकि बार बार मैं आपको कह रही हूँ कि उन्होंने बेहतरीन दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल किया। ठीक है, अकल को सही जगह पर इस्तेमाल किया। कायद-ए-आज़म्स रूल। मोहम्मद अली जिन्ना नेम स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द मुस्लिम लीडर्स हु लेड द मुस्लिम इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन द इंडो-पाक सबकॉन्टिनेंट। द नेशन गेव हिम द टाइटल ऑफ द कायद-ए-आज़म। अब हम आ जाएंगे कायद-ए-आज़म का रोल क्या था। ठीक है, ये रोल है तख्लीक़ पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म का किरदार क्या था, कायद-ए-आज़म का क्या रोल था, जो कि अब हम पढ़ेंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आप लोगों को, तो इसमें है कि जनूबी एशिया के मुसलमानों की आज़ादी की जद्दोजहद में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सर फ़हरिस्त है। ठीक है, आपकी खिदमत के सिले में कौम ने आपको कायद-ए-आज़म के लक़ब से नवाजा। मोहम्मद अली जिन्ना एंटर्ड इनटू एक्टिव पॉलिटिक्स इन 1897। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने ना सन का ध्यान रख लेना है। बाज़ जगह पे ना ये 1800 की सदी चल रही थी ना, तो ये 19 जैसे फिगर लिखी हुई है पेज नंबर 23 पे ना 1958 ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले से इन्होंने लिखा हुआ है, तो ये गलत लिखा हुआ है इन्होंने। तो ये आपने इसको 1858 करना है। ठीक है, और अब आ जाएँ आप इधर कायद-ए-आज़म की तरफ कि कायद-ए-आज़म ने 1897 में पॉलिटिक्स में कदम रखा। इन दैट ईयर ही पार्टिसिपेटेड द कलकत्ता सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस साल उन्होंने एक जो कलकत्ता से इंडियन नेशनल कांग्रेस का इजलास था उसमें शिरकत की। ही जॉइंट मुस्लिम लीग। उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की 1913। उन्होंने मुस्लिम लीग को 1913 में ज्वाइन किया बट डिडेंट, और ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद कर लें, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है आपको कि कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की, 1913 में, 1913 में, बट डिडेंट रिज़ाइन कांग्रेस मेंबरशिप। लेकिन उन्होंने कांग्रेस की मेंबरशिप से रिज़ाइन नहीं किया था उस वक्त तक। एट द टाइम ही वाज ऑफ द ओपिनियन दैट हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज अ प्री रिक्विसाइट ऑफ द इंडियन लिबरेशन। ठीक है, फ्रॉम फॉरेन रूल, आज़ादी के लिए उन्होंने सोचा कि अगर हिंदू मुस्लिम, इसलिए उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया था क्योंकि उन्होंने सोचा कि जो हिंदू मुस्लिम इत्तफ़ाक़ है वो उनको ब्रिटिश रूल से आज़ादी दिलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ही ट्राइड हार्ड टू
ब्रिंग द लीडर्स ऑफ द टू पार्टीज़ क्लोजर। उन्होंने बहुत सख्त मेहनत की इस चीज़ पर कि ये दोनों पार्टीज़ के लीडर करीब आ जाएं, यानी हिंदू और मुसलमान मिलकर बैठ जाएं। द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वाज द आउटकम ऑफ दिस एफर्ट। और इस सिलसिले की कायद-ए-आज़म की सबसे बड़ी कोशिश 1916 में लखनऊ पैक्ट था। ठीक है, द सक्सेस विच द कायद-ए-आज़म अचीव्ड इन द शेप ऑफ द लखनऊ पैक्ट वाज शॉर्ट लिव्ड। Extremist Hindus who were not prepared to yield any concession to the Muslim soon overpowered the Congress। मिसाके लखनऊ की शक्ल में जो कामयाबी कायद-ए-आज़म ने हासिल की थी, इसकी उम्र बहुत थोड़ी थी। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा अरसे तक मिसाके लखनऊ वाले मुआहदे चल नहीं सके। कांग्रेस पर जल्द ही हिंदू इंतहा पसंद गालिब आ गए, जो मुसलमानों को कोई रियायत नहीं देना चाहते थे। ठीक है, अब ये हिंदू इंतहा पसंद कौन थे? अगर आपके में से किसी के जहन में ये सवाल आता है तो ये वो थे जो मजहबी तौर पर मुसलमानों से नफ़रत करते थे, और मुसलमानों में भी जो मजहबी तौर पर बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंद लोग हैं वो भी इनको पसंद नहीं करते थे। ठीक है, तो आपस में क्लैश था दोनों तरफ से। तो इसी वजह से क्या हुआ कि ये कायद-ए-आज़म की जो कोशिश थी कि भाई ज़ाहिर सी बात है पहले भी लोग इकट्ठे रह रहे थे, अगर वो मिलकर अंग्रेज़ों के तसल्लुत से आज़ादी हासिल कर लेते तो ये बेहतर था। तो लेकिन कायद-ए-आज़म की ये कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। कायद-ए-आज़म वाज अटरली डिसअपॉइंटेड ओवर द कांग्रेस एटीट्यूड एंड एट लास्ट रिजाइंड कांग्रेस मेंबरशिप इन 1920। कायद-ए-आज़म बहुत बुरे तरीके से डिसअपॉइंटेड यानी कि नाउमीद हो गए कांग्रेस के रवैये से। ठीक है, और आखिरकार उन्होंने 1920 में कांग्रेस की से रिज़ाइन दे दिया। अनदर रीज़न वाज द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट द कांग्रेस हैड लॉन्च्ड। दूसरी रीज़न जो थी ना वो सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट थी जो कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ चलाई गई थी कांग्रेस की तरफ से। आफ्टर क्वाइटिंग द कांग्रेस ही डिवोटेड ऑल हिज एनर्जीज फॉर द एडवोकेसी ऑफ द मुस्लिम राइट्स। इस कांग्रेस से तर्क ताल्लुक़ करने के बाद आपने ख़ुद को सिर्फ मुसलमानों के हकूक़ की वकालत के लिए वक्फ कर दिया। ही रीच द कंक्लूजन, वो इस नतीजे पर पहुंच गए थे दैट ओनली द मुस्लिम लीग वाज इन अ पोजीशन टू सेफगार्ड द मुस्लिम राइट्स, कि सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम लीग एक ऐसी जमात है जो कि मुसलमानों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है। बिकॉज इट वाज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि सिर्फ यही वाहिद पार्टी थी वर्किंग अंडर अ प्रोग्रेसिव, जो कि तरक्की पसंदी और इनलाइटेंड मैनिफेस्टो और रोशन ख्याली के साथ काम कर रही थी, एंड रिप्रेजेंटिंग द इंटायर मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ इंडिया। और इंडिया में जितने भी मुसलमान बरादरी मौजूद थी उनकी नुमाइंदगी कर रही थी। द कायद was also disappointed by the attitude of the extremist कांग्रेस लीडरशिप। कायद-ए-आज़म कांग्रेस के जो नुमाइंदे थे और लीडर से उनके इंतहा पसंद रवैये की वजह से बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके थे। इन अ मोमेंट ऑफ अटर डिसअपॉइंटमेंट ही वंस सेड, इस नाउमीदी के वक्त में उन्होंने एक दफ़ा कहा था, द मुस्लिम कैन नेवर एक्सेप्ट एक्सपेक्ट जस्टिस एंड फेयर ट्रीटमेंट फ्रॉम द कांग्रेस गवर्नमेंट। और इसी वक्त में उन्होंने ये जुमला कहा था कि मुसलमान कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तवक्को नहीं कर सकते इंसाफ की और फेयर ट्रीटमेंट की फ्रॉम द कांग्रेस गवर्नमेंट, कांग्रेस की हुकूमत से। डिस्पाइट ऑल दिस द कायद-ए-आज़म मेंटेन्ड अ कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स द कांग्रेस। इस सब से हटकर कायद-ए-आज़म का रवैया आखिरी वक्त तक मसालिहाना रहा, यानी कि वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार थे और वो बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार रहे। उन्होंने हमेशा अपने रवैये में नरमी रखी। डिस्पाइट ऑल दिस कायद-ए-आज़म मेंटेन्ड अ कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स द कांग्रेस, disregarding all Hindu extremism. The Quaid-e-Azam took lead in accepting the cabinet mission plan. The plan was based on the principle of a federal India. रहनुमाओं की इंतहा पसंदी के बावजूद 1946 में कायद-ए-आज़म ने काबीना मिशन के मंसूबे को मंजूर करने में पहल की,
यानी कि हिंदुओं के बुरे रवैये के बावजूद कायद-ए-आज़म ने फिर भी इस रवैये के बावजूद उन्होंने काबीना मिशन के मंसूबे को मंजूर कर लिया और पहले मंजूर किया, जिसका बुनियादी असूल ये था कि हिंदुस्तान एक वफाक होगा। पेज नंबर है 25 मेरे पास, और इसका सबसे लास्ट और आपके यूनिट नंबर 2 यानी द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान का लास्ट पैराग्राफ में पढ़ने जा रही हूँ। कैबिनेट मिशन प्लान वाज इंटरप्टेड बाय द कांग्रेस लीडर्स लाइक नेहरू एंड पटेल इन सच अ वे दैट इट बिकम्स unacceptable both for the Muslim League and the British, and it had to abandon। ये एक अलग बात है कि नेहरू और पटेल जैसे कांग्रेसी रहनुमाओं की ज़िद की वजह से इस मंसूबे पर अमल नहीं हो सका। कांग्रेसी रहनुमा मुसलमानों को जुदागाना कौम नहीं मानते थे। द कांग्रेस लीडर्स, कांग्रेस के जो लीडर्स थे, दे ब्लेम्ड द कायद-ए-आज़म ऑफ बीइंग कम्युनलिस्ट। उन्होंने कायद-ए-आज़म को कम्युनलिस्ट का कहा, यानी कि उन्होंने कायद-ए-आज़म को तफरकाबाजी का इल्ज़ाम लगा दिया उनके ऊपर कि वो तफरकाबाजी करना चाहते हैं। इन रियलिटी हकीकत में द कायद वाज अ ब्रॉड माइंडेड मुस्लिम स्टेट्समैन, जबकि हकीकत में कायद-ए-आज़म एक खुले जहन के सच्चे मुसलमान मुदब्बिर की तरह थे। ठीक है। फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हिज यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों का यूनिट नंबर 2 द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान कंप्लीट हुआ और 25 पेज है। इसमें कुछ मीनिंग मैंने आपको बतानी है कि इसमें जो लास्ट पैराग्राफ में यूज़ हुए ना, जैसे कि एयर मार्किंग है, सेटलमेंट बाय एयर मार्किंग सेपरेट होमलैंड्स। तो एयर मार्किंग का मतलब होता है मुख्तस करना। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट वर्ड आ जाता है वैलेंटली, यानी कि कायद-ए-आज़म हैड टू फाइट वैलेंटली, लास्ट में बिल्कुल आ जाता है, 2 लाइनें जो हैं। तो वैलेंटली लफ्ज़ का मतलब होता है आपका बहादुरी से, अगेंस्ट द यूनाइटेड माइट ऑफ द हिंदूज़ एंड द ब्रिटिश। ठीक है, कायद-ए-आज़म बड़ी बहादुरी से लड़े। ठीक है। फिर आपका आ जाता है और डील्स, ORDEALS एक वर्ड आपका आता है, इसका मतलब होता है आजमाइशें, ऑल द और डील्स। ठीक है। और फिर एक लफ्ज़ आता है आपका ट्रम्फेंट, इमर्ज ट्रम्फेंट। ठीक है। फाते उबरा, ट्रम्फेंट होता है फाते, फतह करने वाला, और इमर्ज होता है किसी चीज़ का उभरना। विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला की मेहरबानी से। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये यूनिट नंबर 2 ख़त्म हुआ। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी इसकी जल्द ही एक्सरसाइज दे दूँगी। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।